हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हारू ज्योमेट्रिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि डीजीपीएस क्या होता है और बेसिक तरीका देखा था रियल टाइम डीजीपीएस क्या होता है, और स्टैटिक के बारे में अभी नहीं पढ़ा लेकिन मैंने एक ओवरव्यू बता दिया था आपको। रियल टाइम डीजीपीएस हमने देख लिया था। उसके बाद आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्यूरेसी ऑफ डीजीपीएस पढ़ेंगे, और उसके बाद एक्यूरेसी तो आपने देखा होगा कि 30 मीटर से 10 मीटर हो जाती है, लेकिन उसके बारे में और पढ़ेंगे। उसके बाद सोर्सेज ऑफ एरर के डीजीपीएस में एरर तो आने हैं, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, किसकी वजह से एरर आ सकते हैं हमारी रीडिंग्स में। तो देखते हैं एक्यूरेसी ऑफ डीजीपीएस। द एक्यूरेसी लेवल्स एग्जिबिटेड एंड सोर्सेज ऑफ एरर्स इन डीजीपीएस डेटा। द control test and quite recent extensive operational use of DGPS have repeatedly demonstrated that DGPS results exhibit an accuracy टू द ऑर्डर ऑफ अबाउट 10 मीटर। तो हमें पता है कि जो एक्यूरेसी होती है डीजीपीएस की वो 30 मीटर से कम बढ़ जाती है, 10 मीटर तक की एक्यूरेसी में मिल जाती है डीजीपीएस से। मैनी रिसेंट एप्लीकेशंस ऑफ डीजीपीएस यूज CYA कोड कोर्स एक्विजिशन स्यूडो रेंज एज द ओनली ऑब्जर्वेबल विद अचीव एक्यूरेसी ऑफ 1 to 5 मीटर इन रियल टाइम। तो अगर रियल टाइम में देखा जाए CYA कोड की हेल्प से हम क्या एक्यूरेसी जो है 1 to 5 मीटर तक अचीव कर सकते हैं, लेकिन सिविलियन तक इतनी एक्यूरेसी अलाउ नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर मिलिट्री पर्पज़ के लिए है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है जो कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए। सिविलियंस के लिए हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो 100 मीटर है, फ्रॉम 1 to 100 मीटर, मेकिंग इट मोर यूजफुल फॉर मैनी सिविलियन एप्लीकेशन। 100 मीटर भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है सिविलियंस के लिए। तो डीजीपीएस से हमें सिविलियंस के लिए 100 मीटर तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। लेकिन सोर्सेज ऑफ एरर क्या क्या है इसके अंदर। एरर जो है सबसे पहले एफएमआरएस डेटा एरर है। एफएमआरएस एरर जो एफएमआरएस डेटा होता है सैटेलाइट का, जितना भी डेटा है वो सारा रिकॉर्ड करके रखते हैं हम, और कंट्रोल सेगमेंट के पास होता है जनरली। तो एफएमआरएस डेटा कहते हैं उसे। तो एफएमआरएस डेटा मीन्स ऑर्बिटल प्लेन, सैटेलाइट की जो लोकेशन है वो हम ऑर्बिटल डेटा से भी निकाल सकते हैं, जैसे एफएमआरएस डेटा कहते हैं। तो दे आर द एरर्स प्रेजेंट इन द एफएमआरएस डेटा, दे रेंज फ्रॉम फ्यू मीटर टू डेसीमीटर लेवल। अब सैटेलाइट का जो डेटा है हमारे पास एफएमआरएस डेटा है वो कितना एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी पर भी हमारी डीजीपीएस की जो डेटा है, जो रीडिंग है, उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। तो एफएमआरएस एरर की वजह से हो सकता है आयनोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेरिक प्रोपेगेशन डिले हो सकता है। When the satellite signal passes through the ionosphere and troposphere, it is slowed down as the velocity of the signal is affected. These propagation delays can introduce an error. तो आयनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर जो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनसे तो पास करती है हमारे पास जो भी सिग्नल होता है, जो भी कोडिंग होती है वो हमारे पास लेयर से पास करती है। तो जिनकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। वेलोसिटी में चेंज होता है इसका मतलब कि वो एरर कॉज करता है हमारे पास। तो टाइम में डिले हो जाएगा अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो उससे हमारे पास जो डिस्टेंस कैलकुलेशन होती है वो भी चेंज हो जाती है, जिससे कि एरर आ जाता है। उसके बाद सैटेलाइट क्लॉक ड्रिफ्ट की वजह से हो सकता है। इवन दो द क्लॉक्स इन द सैटेलाइट्स आर वेरी एक्यूरेट, मतलब कि जो सैटेलाइट में जो क्लॉक्स होती है, जो 4th सैटेलाइट चाहिए होती है, अगर लोकेशन के साथ साथ वो टाइम के लिए चाहिए होती है, तो बहुत एक्यूरेट टाइम वाली क्लॉक्स हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स में, जो कि जिसकी मतलब जो रेंज है 3 नैनोसेकंड्स तक वो एक्यूरेट रहती है। एंड स्लाइट ड्रिफ्ट इन दिस क्लॉक कॉजेज स्मॉल एरर्स विच हैव अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द पोजीशन। लेकिन अगर हमारे पास क्लॉक के अंदर हल्का सा भी ड्रिफ्ट आया, बहुत माइन्यूट सा एरर आया, तो भी हमारे पास जो पोजीशन की कैलकुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगी, तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो चेंज हो जाती है हमारे पास। तो सैटेलाइट क्लॉक ड्रिफ्ट की वजह से भी एरर आ सकता है हमारे डेटा में। उसके बाद मल्टीपाथ एरर क्या होता है। ये जितने भी एरर्स हैं इससे एक मार्क्स का क्वेश्चन बना था हमारे पास लास्ट ईयर गेट एग्ज़ाम में, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो नेक्स्ट यूनिट में भी मैंने कंसिडर किया हुआ है। अभी बेसिक ओवरव्यू है कि है क्या चीज़। मल्टीपाथ एरर क्या है। मल्टीपाथ एरर occurs when the receiver antenna is positioned close to a large reflecting surface such as a lake or building। मतलब कि अगर हमने जिससे पोजीशन निकाले हैं, जो जीपीएस रिसीवर है, अगर वो किसी लेक या बिल्डिंग के पास है,
तो उससे क्या है, सैटेलाइट्स की जो डेटा आता है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, उससे क्या मल्टीपाथ एरर अकर हो जाता है। इसका एक डायग्राम भी है, आगे देख लेंगे हम, कि हमारे पास दो बिल्डिंग होती हैं, जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, सैटेलाइट्स है यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट्स है। तो इससे जो भी सैटेलाइट्स आता है ये रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे पास, तो जो रिसीवर है यहाँ पे वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता हमारी रीडिंग्स को, जो भी कोड भेजा जाता है सैटेलाइट के द्वारा वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो पाता, जिसे हम मल्टीपाथ एरर कहते हैं। तो इसका एक डायग्राम आगे भी समझा रखा है। सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी क्या है कि इसमें जानबूझ के हम एरर कॉज करते हैं, मीन्स के इट इज़ अ प्रोसेस अप्लाइड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू जीपीएस सिग्नल, इट इज इंटरनेट टू डिनाई full accuracy of GPS to the civilian and hostile foreign powers by subjecting the satellite close to a process known as dithering। उसे क्या कहते हैं, dithering कहते हैं, which alters their time slightly। तो मिलिट्री पर्पज़ के लिए तो एक्यूरेट पोजीशन मिल जाती है, लेकिन सिविलियंस के लिए क्या है, टेररिस्ट का अटैक ना हो उसकी वजह से थोड़ा क्लॉक्स में चेंज कर देते हैं, मतलब कि जिसे हम डिथरिंग कहते हैं, उनके टाइम्स को चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो पोजीशन कैलकुलेशन होती है वो चेंज हो जाती है, तो एक्यूरेट पोजीशन हमें नहीं मिलती है। तो सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी की वजह से एरर होता है। फिर हमारे पास एंटी स्पूफिंग की वजह से एरर होता है। इट इज़ सिमिलर टू ए सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी इन डेट इट्स इंटेंशन इज टू डिनाई सिविलियन एंड होस्टाइल पावर्स अक्रॉस द पी कोड पार्ट ऑफ जीपीएस सिग्नल। तो ये एंटी स्पूफिंग क्या है, ये भी वही है कि सिविलियंस को ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी ना मिले, तो उसके केस में एंटी स्पूफिंग की वजह से भी एरर आता है। तो ये सोर्सेज ऑफ एरर है, और जनरली इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट यूनिट में भी मैंने रखा है कि एकदम अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था, तो मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जिससे गेट में क्वेश्चन बनते हो। स्यूडो रेंज क्या है? स्यूडो रेंज इज अ मेजर ऑफ रेंज और डिस्टेंस बिटवीन द जीपीएस रिसीवर एंड द जीपीएस सैटेलाइट्स। तो ये हमारे पास स्यूडो रेंज जो है वो डिस्टेंस है जीपीएस रिसीवर और जीपीएस सैटेलाइट के बीच में। मल्टीपाथ इफेक्ट डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल्स फ्रॉम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स सच एज बिल्डिंग्स हो या लेक्स हो, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो जाता है जो भी हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, तो मल्टीपाथ इफेक्ट एरर आ जाता है उसमें। डिथरिंग क्या है? डिथरिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल नॉइस इनटू द सिस्टम। क्लॉक्स में टाइम चेंज कर देना, वो डिथरिंग कहलाता है। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ एरर थे, और एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी सिविलियंस के लिए 1 to 100 मीटर है, और 10 मीटर है जनरली हम अचीव कर सकते हैं डीजीपीएस से। इंडियन सिनेरियो का है हमारे पास, जो जीएनएसएस का है सिस्टम, तो इंडिया कितना डेवलप हो चुका है तो देख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि इंडियन सिनेरियो जो वो अंडर डेवलपमेंट है, फुली डेवलपमेंट अब तक 2 ही है, एक रसिया है और एक यूएस का जीपीएस है। यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द इंडियन सिनेरियो ऑफ जीएनएसएस गगन। मेन है हमारे पास गगन के बारे में पढ़ना, कि गगन जो है एक जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इज ए प्लान्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम (SBS) to the Indian government. It is a system to improve the accuracy of GNSS receiver by providing reference signals. Wide area augmentation system. तो ये जो गगन है वो एस बेस है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, और वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम कोड्स फॉर L1 frequency and L5 frequency were obtained from the US Air Force and US Department of Defense in November 2001 and 2005 March to begin implementing SBAS over the Indian airspace। तो अभी तक जो गगन में वो काम करता है वो एस बेस के ऊपर है, WAAS के ऊपर नहीं है। The system will use 8 reference stations located in Delhi, Guwahati, Kolkata, Ahmedabad, Bangalore, Jammu, Trivandrum and Port Blair and the Master Control Center at Bangalore। तो अपना जो इंडिया जो है वो जो जैसे कि यूएस का जो कंट्रोल सिस्टम होगा वो अमेरिका में मिलेगा, गैलीलियो का यूरोप में मिलेगा, ग्लोनास का रशिया में मिलेगा। वैसे ही इंडिया का कहाँ मास्टर कंट्रोल सिस्टम बन रहा है वो है बेंगलोर का। बाकी तो कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन मास्टर कंट्रोल सिस्टम एक ही होता है, जिससे कि सैटेलाइट्स में अगर कुछ भी चेकिंग करनी होती है तो मास्टर कंट्रोल सेंटर करता है। द नेक्स्ट मेजर माइलस्टोन इन गगन इज द कंडक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्ट।
It was successfully completed in December 2010. The first Gagan navigation payload GSAT-8 was launched on May 21, 2011. The second Gagan payload is scheduled to be launched on GSAT-10 in the first quarter of 2012. The third Gagan payload is planned on another geostationary satellites. तो गगन अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इसका अप्रॉक्सीमेटली हाफ पार्ट जो है वो सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में भेजी जा चुकी है अब तक के लिए, लेकिन अभी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, पर थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं इसको अभी भी, क्योंकि इसके अंदर जो सैटेलाइट्स अब तक भेजी गई हैं उनका यूज हो रहा है अभी भी. While the ground-based segment will be subsystem such as data communications network as well as correction and verification, operations and maintenance, performance monitoring, display and payload simulator. तो मेन हमारे पास गगन के बारे में जानना था कि गगन है क्या. तो जो अपना इंडिया का GNSS सिस्टम है वो गगन के नाम से जाना जाता है. और प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह ये सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्टर कंट्रोल कहाँ बनाया जा रहा है, बेंगलोर बनाया जा रहा है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं. तो हमारे पास ये एप्लीकेबल किस लिए, इट इज़ एप्लीकेबल टू सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑपरेशंस एंड मीट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी. तो ये जनरली इसरो के द्वारा होती है, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये इसरो के द्वारा होते हैं. और एविएशन के फील्ड में हमारे पास सैटेलाइट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उनकी एक्यूरेसी जो होनी चाहिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, जो भी डेटा हमारे पास एविएशन पर्पज़ के लिए. तो हमारे पास यूनिट 1 में उतने ही टॉपिक्स थे. यूनिट 2 के अंदर देखे कि मैं आपको बता रहा था सोर्सेज ऑफ एरर. तो सोर्सेज ऑफ एरर में जैसे ये है सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी, सैटेलाइट ज्योमेट्री, सैटेलाइट ऑर्बिट, मल्टीपाथ इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, क्लॉक इन एक्यूरेसीज, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स, ये सारों का एक्सप्लेनेशन मैंने इस यूनिट में ले रखा है. उसके अलावा इस यूनिट्स में हमारे पास प्रिंसिपल है GPS का ऑपरेशन, मीन्स हम पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. ट्राइलिट्रेशन के बारे में आपने सुना होगा. तो ये स्यूडो रेंज, कैरियर फेज और GPS सिग्नल स्ट्रक्चर, पोजीशनिंग सर्विस मीन्स प्रिसाइज पोजीशनिंग सिस्टम होता है. उसके बाद GPS के सेगमेंट्स, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूजर सेगमेंट, ये तो आप फैमिलियर हो. तो ये सारी चीज़ें सेकंड यूनिट के अंदर ली गई हैं, जिसका सेकंड यूनिट का नाम है GNSS एंड इट्स कंपोनेंट्स. तो इसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार. You have been introduced to the basic concept of global navigation satellite system. Its example with GPS, GLONASS, Galileo. तो ये हमारे पास GNSS systems है. In the previous unit, you must be aware of the most spectacular technology developments in the recent years and the enormous advances in the realm of the satellite navigation और GNSS technology. ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब जो भी पिछला है लास्ट यूनिट में पढ़ा था बस वही है. तो हम स्टार्ट करते हैं GPS सेगमेंट से, जो कि हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए हैं. GPS सेगमेंट्स हमारे पास 3 होते हैं. स्पेस सेगमेंट, जहाँ पे ऑल ऑपरेटिंग GPS सैटेलाइट्स व्हीकल्स हैं. उसके बाद कंट्रोल सेगमेंट्स है, ऑल ग्राउंड स्टेशंस इन्वॉल्व इन द मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम, मास्टर कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटर स्टेशन, ग्राउंड एंटीना. तो मैंने आपको बताया था कि मास्टर कंट्रोल सिस्टम एक ही होगा, लेकिन उसके अलावा मॉनिटर स्टेशंस होते हैं और ग्राउंड एंटीना, ये सब कंट्रोल सेगमेंट के अंदर आता है. यूज़र सेगमेंट जो यूज कर रहा है, ऑल सिविलियन या फिर मिलिट्री यूज़र, जो भी जिसके पास भी रिसीवर है वो यूज़र सेगमेंट के अंदर आता है. तो स्पेस सेगमेंट के अंदर GPS हमारा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड GNSS सिस्टम है. उसके बाद हमारे पास जितने भी एंट्रेंस एग्जाम या जो भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर GPS ही ज़्यादा पूछा जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर GNSS सिस्टम, चाहे वो गैलीलियो, ग्लोनास हो. उसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता. यहाँ तक कि इंडिया में गगन के बारे में कम ही पूछा जाता है, GPS के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है. तो हम GPS का एक बार अच्छे से पूरा देख लेते हैं. वैसे तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन स्पेस सेगमेंट को फिर से देख लेते हैं. द स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्बिटिंग GPS सैटेलाइट. द GPS डिजाइन ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स. तो मैं सर्कल कर देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है. कितनी है टोटल सैटेलाइट? 24. और 8 ईच इन अप्रॉक्स 3 सर्कुलर ऑर्बिट्स. 3 ऑर्बिट्स में 8 है. दिस हैड बीन लेटर मॉडिफाइड 6 ऑर्बिट्स विद 4 सैटेलाइट्स. तो मैं आपको 6/4 करके पहले लिख रहा था. तो एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स हैं, तो 6 ऑर्बिट में टोटल मिला के 24 सैटेलाइट्स हैं हमारे पास. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन तो बन ही सकता है आराम से. द ऑर्बिट्स आर अरेंज सो दैट एटलीस्ट 6 सैटेलाइट्स आर ऑलवेज विद इन लाइन ऑफ साइट. तो
ये भी हो सकता है कि एटलीस्ट कितनी सैटेलाइट देख सकते हैं हम जीपीएस में, लाइन ऑफ साइट से 6 सैटेलाइट्स हमें एक टाइम पे मिनिमम दिखेंगे फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट किया गया है। द सैटेलाइट्स आर स्पेस सो डैट जीपीएस रिसीवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन रिसीव द सिग्नल फ्रॉम एटलीस्ट 4 ऑफ देम। और हमें मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, 4 सैटेलाइट चाहिए किसी भी पोजीशन निकालने के लिए, और हमें एक किसी भी अर्थ की लोकेशन पे मिनिमम 6 सैटेलाइट दिखेंगी जीपीएस की। तो हम किसी भी पॉइंट पे जीपीएस का लोकेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा है 6। द सैटेलाइट्स आर डिस्पर्स्ड इन 6 ऑर्बिटल प्लेन्स ऑन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स विद एन एल्टीट्यूड। इनका हाइट कितना है, 20,200 किलोमीटर। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्लाइंड बाई 55 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द इक्वेटर। तो जैसे ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो जो ऑर्बिट है इनका इंक्लिनेशन कितना है, 55 डिग्री है अप्रोक्स। उसके अलावा आप याद रख सकते हो कि ऑर्बिटल पीरियड्स कितने हैं, 11 आवर 58 मिनट। मीन्स एक दिन में एक पोजीशन पे 2 बार वो सैटेलाइट आ सकती है। द स्पेस व्हीकल्स एसवीज send radio signals from space as shown in the figure. Each GPS satellite transmits a signal comprising carrier frequencies, 2 digital ranging codes, P code और C/A कोड। 2 कोड होते हैं, P कोड एंड C/A कोड। करियर फ्रिक्वेंसीज L1 L2 होता है और द नेविगेशन मैसेज। तो ईच जीपीएस सैटेलाइट ट्रांसमिट्स अ सिग्नल जिसके अंदर करियर फ्रिक्वेंसीज, 2 डिजिटल रेंजिंग कोड्स होता है और नेविगेशन मैसेज होता है। द करियर्स एंड द डिजिटल और रेंजिंग कोड्स आर मेनली यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द यूजर्स रिसीवर टू द जीपीएस सैटेलाइट्स। तो ये जो पहले 2 है, करियर फ्रिक्वेंसीज और जो कोड्स है हमारे पास, उससे हम क्या निकालते हैं, यूजर का जो रिसीवर है, रिसीवर और जीपीएस के सैटेलाइट्स का डिस्टेंस निकालते हैं इन 2 जो भी कोड्स आते हैं फ्रिक्वेंसी की मदद से। और जो नेविगेशन मैसेज होता है कंटेंट्स along with other information the coordinates location of the satellites as the function of time। मैंने आपको बताया था एफएमएस डेटा, तो वो जनरली नेविगेशन मैसेज के अंदर आता है। तो ये 3 चीज़ आती हैं हमारे पास सिग्नल के अंदर। और करियर फ्रिक्वेंसीज और जो कोड्स होते हैं उससे हम निकालते हैं रिसीवर और जीपीएस सैटेलाइट्स के बीच का डिस्टेंस। और जो नेविगेशन मैसेज होता है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जो कि सैटेलाइट्स का कोऑर्डिनेट्स होता है, या जो कि एक्यूरेट फंक्शन ऑफ टाइम होता है। द ट्रांसमिटर सिग्नल्स आर कंट्रोल बाई हाईली एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स ऑन बोर्ड द सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स के लिए जो एटॉमिक क्लॉक्स यूज होती हैं तो बहुत एक्यूरेट डेटा होता है। तो हमारे पास जो भी सिग्नल आता है उसके अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर ये 2 हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए, और ये जो है एफएमएस डेटा या फिर कोऑर्डिनेट्स लेकर आता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जीपीएस वाज यूज्ड टू लोकेट द एनिमी विच वाज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग वेदर टू अटैक और रिट्रीट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फोर्सेस। तो मिलिट्री पर्पज़ के लिए एक्यूरेट डेटा अगर हमें मिल जाएगा तो वॉर वगैरह में हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि जीपीएस का हुआ था। तो इसीलिए सिविलियंस को इतनी अच्छी ज़्यादा एक्यूरेसी हम प्रोवाइड, या जीपीएस या फिर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। द सिग्नल्स कैन पास थ्रू क्लाउड्स, ग्लास एंड प्लास्टिक। Most solid buildings decrease the power of signals. The signals cannot pass through the objects that contain lot of metals or objects that contain lot of water. Each GPS satellite is powered by solar energy. अब देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बिल्डिंग वगैरह अगर होगी आसपास, या फिर कोई बहुत ज़्यादा पानी होगा, लेक वगैरह, वहाँ से सिग्नल पास नहीं कर सकते, लेकिन क्लाउड्स होगा या फिर ग्लास प्लास्टिक कुछ भी होगा उससे पास कर जाते हैं। तो डेटा उसमें इतने एरर नहीं आता। लेकिन हमारे पास बहुत सॉलिड बिल्डिंग है, उसके अंदर हम, या फिर फुल्ली कवर्ड है, उसके अंदर हम अपनी नेविगेशन या फिर उसके अंदर अपनी लोकेशन ढूंढ रहे हैं, तो उसमें एरर आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग जो है बहुत सॉलिड होती है, या फिर मेटल होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा। और जैसे कि वाटर की बात होती है तो मरीन के अंदर मरीन के लिए अलग ही सिस्टम्स यूज होते हैं, तो वो जीपीएस वगैरह से लोकेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो और यहाँ पे है कि जीपीएस सैटेलाइट्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी सोलर एनर्जी से चलती हैं। इफ सोलर एनर्जी अनअवेलेबल, सपोज द सैटेलाइट इज इन द अर्थ शैडो, इट यूजेस द बैकअप बैटरीज टू कंटिन्यू रनिंग। तो ये बेसिक पार्ट्स हैं जो कि हमें जीपीएस के बारे में पता होने चाहिए। ये देख सकते हैं हम 1 2 3 और 4 5 और ये 6 सैटेलाइट्स हैं हमारे, 6 ऑर्बिट्स हैं, और हर एक ऑर्बिट में आपको
4 सैटेलाइट्स मिलेंगे। टोटल कितनी मिलेंगी? 24 सैटेलाइट्स मिलेंगी आपको। ये एक डायग्राम है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या 3 चीज़ें सिग्नल के अंदर आती हैं। एक तो करियर आता है, करियर फेज फ्रिक्वेंसी, जिसके अंदर फ्रिक्वेंसीज होती हैं। उसके बाद कोड आता है, CYA कोड है जैसे इसके अंदर, और उसके बाद हमारे पास नेविगेशन डेटा आता है। तो ये 3 चीज़ आती हैं हमारे पास। किसी भी सैटेलाइट से जो भी सिग्नल आता है उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। एक तो फ्रिक्वेंसी होगी, और कोड होगा, और नेविगेशन मैसेज होगा। फिर इसको डिकोड करके और जो भी डेटा होता है उससे लोकेशन निकाली जाती है। तो कैसे निकाली जाती है, क्या कैलकुलेशन होता है, ट्रायलेट्रेशन क्या होता है, वो सब अभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम जितने भी पॉइंट्स है ऐसे स्पेस सेगमेंट्स का ब्रीफ किया है, अभी कंट्रोल सेगमेंट का देख लेते हैं। कंट्रोल सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ट्रैकिंग स्टेशन located around the world. It is responsible for constantly monitoring the satellite health signal. तो इनका काम क्या है ये मेन देख लीजिए कि सैटेलाइट की हेल्थ मीन्स कोई एरर तो नहीं है, बार बार 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे दिन में चेक करना है। सिग्नल इंटीग्रिटी सही से जा रही है या नहीं। ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन मीन्स जो उसकी लोकेशन है, जो भी एफएमआरएस डेटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है फ्रॉम द ग्राउंड। द कंट्रोल सेगमेंट कंप्राइज मॉनिटर स्टेशन, मास्टर कंट्रोल स्टेशन एंड ग्राउंड एंटीना। 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। मॉनिटर स्टेशन का क्या काम है? इट कंसिस्ट ऑफ द 6 अनमैन्ड स्टेशन। ईच स्टेशन कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम GPS सैटेलाइट्स व्हीकल एंड देन सेंड्स द ऑर्बिटल एंड क्लॉक इन्फॉर्मेशन टू द मास्टर स्टेशन। तो ये हमारे पास अनमैन्ड है पहली बात। तो जो भी मॉनिटर स्टेशंस होते हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं और इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं GPS सैटेलाइट से। अगर कोई भी दिक्कत होती है या फिर जो भी डेटा इनके पास आता है वो डायरेक्ट मास्टर स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन ये कंसिडर करते हैं। उसके बाद मास्टर कंट्रोल का काम आता है। मास्टर कंट्रोल स्टेशन क्या करता है? इट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स एंड रिसीव GPS सैटेलाइट ऑर्बिटल एंड क्लॉक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मॉनिटरिंग स्टेशन। तो जो भी ऑर्बिटल और क्लॉक इन्फॉर्मेशन है मॉनिटर स्टेशन से मास्टर कंट्रोल पर आई तो उसको ये मॉनिटर करता है। इट कॉन्टैक्ट्स ईच GPS सैटेलाइट रेगुलरली विद ए नेविगेशनल अपडेट यूजिंग डेडिकेटेड और शेयर्ड ग्राउंड एंटीनाज। These update and coordinated the atomic clocks on board the satellites within a few nanosecond. तो इनकी जो एक्यूरेसी होती है या फिर जो भी डेटा आता है वो बहुत नैनो सेकेंड्स के अंदर इनकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो भी टाइम है एटॉमिक क्लॉक्स हैं उसके अंदर, सैटेलाइट्स के अंदर बहुत फ्यू नैनो सेकेंड्स के अंदर उसका एक तो चेक भी बहुत जल्दी हो जाता है, उसके बाद जो एक्यूरेसी होनी चाहिए बहुत हाई होनी चाहिए। द कंट्रोलर्स इन द MCS मेक प्रिसाइज करेक्शन टू द डेटा एंड सेंड द इन्फॉर्मेशन नोन एज एफएमआरएस डेटा टू द GPS सैटेलाइट्स यूजिंग ग्राउंड एंटीना। ग्राउंड एंटीना की वजह से हमारे पास एफएमआरएस डेटा मिल जाता है। तो मास्टर कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल करना। कोई भी खराबी होगी सारा जिम्मेदार मास्टर कंट्रोल होता है। कोई भी चेंज करना है किसी भी में भी एरर पाया जाता है तो चेंज करता है मास्टर कंट्रोल की वजह से होता है। मॉनिटर स्टेशन से अनमैन्ड है, वो सिंपल डेटा बार बार मॉनिटर करते रहते हैं और भेजते रहते हैं मास्टर कंट्रोल पर। और फिर ग्राउंड एंटीना का काम है 4 ग्राउंड एंटीनाज रिसीव करेक्टेड ऑर्बिटल एंड क्लॉक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सैटेलाइट। तीनों का काम मेन यही है कि सैटेलाइट्स जो भी है एफएमआरएस डेटा जो भी हमारे पास वो एक्यूरेट है या नहीं है तो उसको मॉनिटर करना। बेसिकली जो भी GPS की सैटेलाइट्स हैं 24 सैटेलाइट्स हैं उन सबको मॉनिटर करना इनका काम है। तो कंट्रोल सेगमेंट मीन्स नाम से पता चल रहा है हमारे पास। उसके अंदर क्या क्या 3 चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। मॉनिटर स्टेशन है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन है और ग्राउंड एंटीना है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जैसे स्पेस सेगमेंट ये है, स्पेस के अंदर है जो भी सैटेलाइट्स हैं। ग्राउंड सेगमेंट है कंट्रोल स्टेशन एंड मॉनिटरिंग स्टेशन, और ये हमारे पास यूजर सेगमेंट्स है। तो ये तीनों का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। द फ्लाइट पार्ट्स ऑफ द satellites are tracked by a number of dedicated US Air Force monitoring stations along with the shared network ground antennas. Monitoring stations operated in England, Argentina, Ecuador, Bahrain, Australia and Washington DC for the US GPS constellation. मास्टर कंट्रोल एक ही जगह होगा, वो होगा US, लेकिन जो मॉनिटरिंग स्टेशन है बाकी के वो हमारे पास अलग अलग जगह हैं GPS के लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ है मास्टर कंट्रोल स्टेशन का है हमारे पास। उसके बाद यूज़र सेगमेंट तो सिंपल है कि जिसके पास GPS रिसीवर है वो यूज़र सेगमेंट है, चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविलियन हो। GPS रिसीवर हैंडसेट जिसके पास है वो यूज़र सेगमेंट्स है, वो हम भी हो सकते हैं। विच रिसीव्स द सिग्नल ब्रॉडकास्टेड बाय द सैटेलाइट्स। द GPS रिसीवर कन्वर्ट्स द सिग्नल इनटू 3 डायमेंशनल पोजीशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड। तो XYZ हमें
मिल जाता है जीपीएस से। द रिसीवर इज मोस्टली डिस्क्राइब्ड बाय द नंबर ऑफ चैनल्स सैटेलाइट्स इट कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। तो मार्केट में आजकल डिफरेंट टाइप के रिसीवर है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या क्या है। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल है जीपीएस। जीपीएस ऑपरेशन का प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है। तो इसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ट्राइलेट्रेशन के बेस पे होता है। जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा वो है ट्राइलेट्रेशन पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे हमारे पास एक सैटेलाइट्स है, उसकी कुछ रेंज होगी, मान लो ये सर्कल है, बफर सिस्टम कह सकते हैं, ये इसकी रेंज है। फिर दूसरी सैटेलाइट्स है, वो यहाँ पर है, उसकी ये सिस्टम है। तो इसका क्या है कि जो पॉइंट्स हमारे पास वो इसके अंदर होगा, मीन्स इन दोनों सैटेलाइट्स को जो क्रॉस कर रहा है जो भी, वो इसके अंदर होना चाहिए पॉइंट। लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है, तो हम क्या है, तीसरी पॉइंट जो है वो थर्ड सैटेलाइट से मिलेगा। ये थर्ड सैटेलाइट से, तो ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यही हमारे पास पोजीशन दे देगा। तो ये हमारे पास लोकेशन है हमारी जो है। तो ये 3 से है। अगर हम 4 चाहे, फिर 5 चाहे, 6 चाहे, जितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स होंगी वो धीरे धीरे रिपीट करता रहता है, कैलकुलेट करता रहता है अपना, और ये जो रेंज जो भी शेडेड पोर्शन होता है वो कम होता जाता है। फिर एक क्या है, 3 सैटेलाइट से हम एक पॉइंट्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। तो ये सारा प्रिंसिपल हम देखेंगे, वे डायग्राम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए जैसे ये है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए, जिसका लिंक जो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि सब जल्दी सिलेबस सब करा दो। गेट का एग्ज़ाम जैसे कि ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 8-10 दिन बचे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि समय पे अपना कोर्स करा दूँ गेट जियोमेट्रिक्स के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।